नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप सबके साथ बंगाल के चुनाव पर चर्चा करने के लिए। कल सुबह से 5वें फेज़ की वोटिंग शुरू होनी है और हम लोग शायद इसी पर बातचीत करते। आज जिस तरह से मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा था और कल सुबह की तैयारियां देख रहे थे, क्योंकि कोरोना के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसी पर चर्चा करने का मूड था। और ये भी कि आखिर उन 45 सीटों का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि 135 सीटों पर लगभग चुनाव हो चुके हैं। 45 सीटों पर चुनाव होने के बाद हम लोग ये देख सकते थे कि आखिर क्या और किस तरह के राजनीतिक समीकरण बदले हैं। चूँकि चुनाव आयोग की आज मीटिंग भी थी, उसमें से इस राजनेताओं के लिए क्या संदेश निकलता, यहाँ उन तमाम लोगों के लिए जो इन राजनेताओं की रैली में जा रहे हैं, इन पार्टियों की रैली में जा रहे हैं, उनके लिए क्या एक बचाव का रास्ता निकलता, उस पर भी हम लोग बात करते कि किस तरह से शाम 7 बजे से और सुबह 10 बजे तक के लिए चुनाव प्रचार रोक दिया गया है। और जो आने वाले फेज़ हैं उनमें 48 घंटे पहले बंद होने की बजाय चुनाव प्रचार 72 घंटे तक बंद होगा। इस पर हम लोग चर्चा करते इसके मायने क्या है। लेकिन तभी हमारे पास इस बात की जानकारी आ गई थी और इस तरह का टेप सामने आ गया, जिसने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए इस चुनावी प्रक्रिया में, और हमारी राजनीति पर भी इस तरह के सवाल खड़े किए। और साथ ही साथ ये सवाल देश के सामने भी खड़ा किया कि आखिर किस तरह से लाशों पर राजनीति होने के बीच में लाशों की राजनीति होने लगी, और क्या कोई मुख्यमंत्री लाशों का ये इस्तेमाल कर सकता है। ममता दीदी पर अभी तक तमाम तरह के आरोप लग सकते थे, उनकी एरोगेंस को लेकर, उनकी तुष्टीकरण की नीति लेकर, उनके भतीजे को जिसको उन्होंने इतनी ताकत दी, जिसके करप्शन के चार्जेस यहाँ के तमाम जगह पर हैं, उनकी इस बात पर कि वो किसी भी चीज़ पर, राजनीतिक हिंसा पर भी माफ़ कीजिएगा, राजनीतिक हिंसा पर भी सवाल उठे। लेकिन क्या इस तरह का कोई आरोप कभी सोचा जा सकता था जिस तरह का ऑडियो टेप उनका आया? अगर हम उस ऑडियो टेप की ऑथेंटिसिटी को अभी वेरीफाई कर दे तब, लेकिन वो टेप जिस तरह की खतरनाक बातें बता रहा है, इस तरह की बातें अभी तक सिर्फ हिंदी फिल्मों में आपने सुनी होंगी या अखबारों में लिखे गए कुछ इशारों को आपने समझा होगा। मैं इस पूरी राजनीति के इस चरित्र पर बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकई हम लोग इतने ज़्यादा, हमारे मतदाताओं से मेरा मत है कि क्या इतने अंधे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारी ताकत पर वो कुछ भी करने कर गुजरते हैं। इस पूरे टेप में आपने सुना होगा, मैं उस टेप पर अगर आपको, जिसमें ममता बनर्जी पार्थो नाम के उस जिला अध्यक्ष, जो कि उनका कूच बिहार के पार्टी का पदाधिकारी है, उससे बात करते हुए जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि ये ऑडियो टेप भी रिलीज़ किया, बीजेपी ने रिलीज़ किया है, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है, उसको रिलीज़ करना है। ममता उन बॉडीज़ को, लाशों को, आप सोचिए कि लाशों को, उन 4 लोगों की लाशों को जो हमला कर रहे थे सीआरपीएफ कैंप पर, सीआरपीएफ के उन जवानों पर जो चुनाव के अधिकारियों की, चुनाव बूथ की और चुनाव मशीनों की सुरक्षा के लिए तैनात थे, और ताकि उन लोगों को ये हौसला मिल सके जिनको वोट डालने नहीं दिया टीएमसी ने। मैं ये बातें इसलिए स्पष्ट अब कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से लाशों की राजनीति करते हुए नहीं देखा। लाशों पर राजनीति बहुत बार सुनी और देखी थी, लेकिन लाशों की राजनीति, किस तरह राजनीति कर सकती है, वो पहली बार देखा। जिसमें ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बॉडी जो है वो हटाई नहीं जानी चाहिए, टीएमसी रैली करेगी, बॉडी के साथ रैली करेगी। ये शब्द सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि शायद दर्शकों को इसका कैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन इतने सालों की राजनीति के बाद भी मेरे अंदर से जुगुप्सा सी पैदा होती कि क्या कोई राजनेता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल और इस तरह की साजिश, इसको रणनीति नहीं कह सकते, रणनीति उसको कहा जाता है जो संवैधानिक तौर पर वैलिड हो, जिसमें आपको संविधान या किसी तरह का वायलेशन आप नहीं करते हैं, उसको आप उस रणनीति कहते हैं। लेकिन ये एक साजिश है जिसमें आप साफ तौर पर, क्योंकि आप इसको ऐसे देखते हैं, मैं और दर्शकों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत देर से मैं ये कर पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से शुरू हुआ था ये सिलसिला और रात के 11:30 बजे तक अभी तक मैं व्यस्त हूँ। और इसके बाद भी मुझे लगा कि आप सबका
जो स्नेह मुझे मिल रहा है, जिस तरह से आप उसमें लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नैतिक ज़िम्मेदारी हो जाती है कि मैं थका हूँ तब भी आपसे बात करूँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ पर जो मुझे लगता है कि मैं जिन पर कुछ रोशनी डाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपके सामने भी आया हूँ, और क्योंकि कल सुबह फिर सुबह 5 बजे से शुरू हो जाना है उस चुनावी प्रक्रिया में, जिसको फिर हम लोग कल आपको बताएँगे कि आखिर क्या हुआ। और एक और बातचीत मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आज मुझे लाइव के राइट मिल चुके हैं, तो मैं आज लाइव भी करना चाहता था, लेकिन ये अलग बात है कि पूरा दिन इसी तरह से गुजरा। और फिर ममता बनर्जी के इस ऑडियो टेप ने, चूँकि इसकी एक एक शब्द को समझना ज़रूरी था, ये एक ऐसा ऑडियो टेप था, ये प्रलय पाल से की गई बातचीत नहीं थी, नंदीग्राम के उस शुभेंदु अधिकारी के आदमी से की गई बातचीत नहीं थी, जिससे आप वोट के लिए, जिससे आपने आकर बड़े उससे कहा कि मैं और ऐसे लोगों से बातचीत करूंगी, मैं अपने लोगों से बातचीत करूंगी। ये ऐसी बातचीत नहीं थी, ये ऐसी बातचीत है कि आप लाश को, उन हमलावरों की लाश को जिन्होंने सीआरपीएफ पर आपने हमला बोला, तब आपने अगर उनको शहीद कहा तो भी समझा जाता, लेकिन उस शहादत, उसको शहीद बताने के बाद आपने ये जो कॉल है, ये बताती है कि वो साजिश पहले से तैयार कर ली गई थी। जो शहीद बेदी तैयार की जा रही है उसके पीछे भी आपका सीधा मकसद है। आप उन 4 लोगों के लिए जब बात कर रही हैं तो भी आपका सीधा मकसद है। मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ आज, आपको शायद ऐसा बहुत सारे लोग इस तरह से कह सकते हैं कि क्या ये एक पक्षीय बात है, लेकिन हाँ, ये एक पक्षीय बात है, क्योंकि आपने जिस तरह की बात की है उस टेप में, वो किसी भी उन तमाम लोगों को जिनका इस देश के संविधान पर यकीन है, जो लोग ये मानते हैं कि किसी भी चीज़ से बड़ा देश है, किसी भी राजनीति से बड़ा देश है और किसी भी राजनेता से बड़ा देश है, उन लोगों को इससे ज़रूर चोट पहुंचेगी। क्योंकि आप जिस तरह की बातें उस टेप में कर रही हैं वो कभी सुनी नहीं गई। आप रैली निकालना चाहती हैं लाशों के साथ। अब इसको कैसे समझा जा सकता है? आप इसको ऐसे समझिए कि वो अल्पसंख्यक यानी 4 मुस्लिम युवकों की लाशें हैं। वो इलाका जहां मुस्लिम बाहुल्य गांव था, जहां सबसे ज़्यादा वोट थी, उससे आप लाशें लेकर अगर कहीं रैली करती हैं तो वो रैली आप कहाँ करेंगी? उस रैली का क्या अर्थ होगा? जो भीड़ वहाँ आएगी वो उस रैली के बाद क्या करेगी? और उस रैली से क्या क्या आप मकसद साध सकती हैं? क्या आप इस पूरे मसले को क्या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला नहीं कहा जा सकता? क्या है ये सीधे तौर पर इसके अलावा आप क्या करना चाहती थी? आप किसको ये दिखाना चाहती थी? क्या जो आपके वोटर हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनमें से भी ये सिर्फ इससे किसकी सहानुभूति होती? उन लोगों से जो वीवी उस मशीन तोड़ रहे थे, जो वीवीपैट तोड़ रहे थे, या जिन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पर हमला किया, या जिन लोगों ने आकर जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, जिनका राज्य की राजनीति से दूर तक का रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ आए हैं, जिनको आप लगातार दुश्मन कह रही हैं, जिनको आप लगातार बहिरागत कह रही हैं, जिनको अब आप अमित शाह के गुण, मतलब एक तरह से मैं कहूँ अमित शाह के इशारों पर चलने वाला कह रही हैं, और ये मेरा शब्द हो सकता है, जिनको आप अमित शाह के गुंडे समझाना चाहती हैं आम जनता को, क्योंकि इसके अलावा आप और कुछ नहीं कहना चाहती। आपने लगातार ये कहा, मैं इसको इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि उनसे सीधा डायलॉग कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको आप लोगों के लिए अपनी तरफ से समझ रहा हूँ कि आपने ऐसा किस लिए किया। क्या आप उस रैली से क्या करना चाहती थी? क्या राज्य में व्यापक तौर पर होने वाले दंगों में जो जनधन की हानि होती वो आपके जहन में आई या नहीं? क्योंकि उस रैली से आपको वोटों का सैलाब आपकी तरफ आता, शायद यही आप कारण था। इसके साथ सिर्फ इतना सा नहीं है, ये टेप का एक छोटा सा हिस्सा है। अब टेप आगे बढ़ता है, अगर आप उसको सुन चुके होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा हूँ काफ़ी देर हो चुकी है, तो आप ये तमाम चीज़ें सुन चुके होंगे। और हम लोग अभी तक का हमारा आपका जो राब्ता रहा है उसमें कोई ब्रेकिंग की तरह न्यूज़ नहीं है। उस न्यूज़ पर हम मेरे व्यूज़, और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसको आप तक समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें कहा गया कि उन अधिकारियों पे आप एफआईआर एक लॉयर की तरफ से, ये किसी का भी राइट हो सकता है, एक लॉयर की मदद से करना चाहती हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि आप उसमें इंसाफ चाहती हैं, आप लोगों को फंसाना चाहती हैं, आप डीआईजी एसपी को बख्शना नहीं चाहती हैं। वो तमाम लोग हैं, चूंकि उन्होंने सच बोल दिया था उस दिन की, उनकी दी गई बयान, उनसे आप खफा हो गई क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं की। वो आपके काडर के थे, लेकिन आपके काडर का
मतलब ये आपका काडर नहीं है, ये देश का काडर है, देश के लिए काम करती हैं। सेंट्रल सर्विसेज हों चाहे राज्य सर्विस हो, वो आपके लिए संविधान की शपथ नहीं खाती, किसी मुख्यमंत्री के लिए शपथ नहीं लेती हैं, वो संविधान की शपथ लेती हैं। और जिस तरह का यहाँ पॉलिटिसाइजेशंस हुआ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, उसके विपरीत वो काम होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि वो इस समय डायरेक्ट अंडर में है चुनाव आयोग के। और उन्होंने ज़रा सी ईमानदारी दिखाई और उन्होंने उस समय मीडिया से, उपस्थित मीडिया से ये कह दिया कि ये लोग हमला कर रहे थे, सेल्फ डिफेंस में किया गया है। और ये चीज़ आपके जहन में कांच की तरह चुभ रही थी, और इसीलिए उस बातचीत से साफ होता है कि आप उनको फंसाना चाहती हैं, यानी आप किसी को छोड़ना नहीं चाहती, ये आपका इशारा था। इस तरह की चीज़ मैंने, मुझे लगता है कि अभी तक नहीं सुनी है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से किसी अपने समर्थकों को कहता है, विल डील विद इट लीगली, वी विल गेट द arrested, file FIR in such manner in that senior officer commandant are also taken into the legal ambit, will have to trap SP and DIG also। मतलब मैं इसका कि जो अनुवाद हम लोगों ने उसको करके डाला, उसमें वो कहती हैं, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि अभी इलेक्शन निपटाओ, माथा ठंडा रखिए, लेकिन हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आखिर ये लोग कौन हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाहती? ये पुलिस के लोग हैं, ये सरकार की ड्यूटी में आए हुए लोग हैं, ये सरकार में नौकरी कर रहे लोग हैं। आप उनको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने आपकी जिस तरह की राजनीति यहाँ 2018 में हुई, उस राजनीति के मुताबिक चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब वन फेज की बात आती है, तो तब ये सवाल ज़रूर उठता है कि सुबह एक खास मीडिया ने इसको उठाना शुरू किया कि एक फेज़ में होना चाहिए, एक फेज़ में होना चाहिए। और फिर ये शाम तक जब आप टेलीविज़न चैनल पर बैठी, तो आपने कहा कि आखिरी के 3 फेज़ मिलाकर एक फेज़ कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बहुत सही भी मान रहे होंगे, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि बेहतर होता कि इसमें प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाए और उस समय चुनाव हो, तब आपका रुख दूसरा होगा अगर ये कहा जाएगा। ये सुनने के बाद आप तुरंत ये शुरू कर देंगे कि इस देश में किस तरह की तानाशाही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और भक्तगण या तमाम इस तरह की चीज़ें जो आपके एक ख़ास मीडिया की इस समय पहचान हो गई है, वो दूसरे तमगे और सर्टिफिकेट लिए हुए जो रात में सोते हुए भी देता रहता है, बांटता रहता है, उस तरह की चीज़ यहाँ शुरू हो जाती। लेकिन आपने कहा कि 3 फेज़ के चुनाव एक फेज़ में हो जाए, बेहतर। लेकिन आपने रैलियों पर रोक की अपनी तरफ से बात नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि आप वीडियो कॉल करना चाहती हैं। दूसरी पार्टी जो बीजेपी है, उनकी रैली आज भी मैंने देखी, अमित शाह की रैलियों में मैं आज भी देखा, वहाँ मास्क नहीं थे, वहाँ वो तमाम चीज़ें नहीं थी जो नहीं हो रही हैं। कोरोना पे दिल्ली में लाशें जल रही हैं, लोग रोते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं कई बार नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं। लेकिन लोग जिस तरह से, मीडिया के लोग भी बीमार होकर इस समय लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी मौत से, उस वक्त भी ये रैलियाँ उसी तरह हो रही हैं। लेकिन वो जिस तरह की राजनीति दोनों कर रहे हैं, उससे उलट आप जिस एक और कदम आगे बढ़ गई आपने, जब वो टेप आपका ये बताता है कि आप किसी भी कीमत पर आप कुछ भी हासिल करना चाहती हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए आखिरी चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में चुनाव फिर होते हैं और आप फिर अपनी बात रखते हैं। जनता कई बार आपके साथ होती है, कई बार जनता किसी दूसरे विचार के साथ चल देती है, लेकिन वो किसी की बंधक बनाने की कोशिश नहीं होती। लेकिन आप जिस तरह से ये कर रही हैं, इससे लगता है कि शायद ममता बनर्जी जिस राजनीतिक संतुलन की बात अब तक किया करती थी, वो राजनीतिक संतुलन सिरे से गायब है। जब आप तुष्टीकरण की बात करती हैं, जब आप पर आरोप लगता है, तो आप इस आरोप से सहसा इनकार करती हैं और आप अपना गोत्र बताने लगती हैं। आप ये बताती हैं आप शांडिल्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, हिंदू की बेटी हैं, और आप चंडी पाठ जानती हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम जानती हैं, आप महादेव स्तोत्र जानती हैं, और आप उनको मंच पर गाना शुरू कर देती हैं। लेकिन आपकी ये टेप वो चीज़ें हैं जो शायद आम आदमी को नहीं दिखता था। ये टेक्नोलॉजी का है, इस पर ज़रूर बात होगी। शायद आपकी सरकार कोई केस भी रजिस्टर्ड कर सकती है जिसमें ये पता चले कि आखिर ये लीक कैसे हुआ, ये टेप कैसे बाहर आया। लेकिन ये टेप बाहर आना उस जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकता है, जिनको ये लगता है कि वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में लिखे गए डायलॉग होते हैं जिसमें लाशों को भी लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी बजाय इसके कि उनके परिवार को उसको दफनाने की बात की जाती, उनके पास रोज़गार देने की बात की जाती, आपका वो टेप इस बात के लिए खोलता है कलई कि राजनीति कहाँ तक गिर जाती है अगर उसको सत्ता हासिल करनी हो। सत्ता हासिल करने से बचने का प्रयास आपका ये कितना, सत्ता जाने से बचने का प्रयास, यानी अगर आपसे सत्ता चली जाती है तो क्या होगा, क्या उन केसों की
क्योंकि कोई इस तरह के केस हैं जो खुल जाएंगे जिनसे आपको डर हो सकता है, या कोई इस तरह का केस है जो भाईपों को सीधा अंदर ले आएगा और वो कोई फाइल बता देगा, इस तरह का केस होगा। क्योंकि इस तरह का जो लगातार आपका जो हमला है, वो जो केंद्रीय फेडरल स्ट्रक्चर पर आप लगातार हमले कर रही हैं, उसके पीछे एक सिंपल राजनीति देखना अब मुश्किल है। इस टेप के आने के बाद ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि आप ये अपनी विचारधारा की वजह से ऐसा कर रही हैं, क्योंकि आप बहिरागत और गद्दार, जबकि बहुत लंबे समय से आपने बहुत गद्दार के ऊपर जिस तरह का कल बयान दिया, तो उसके बाद लगा कि 98 में आपने किस तरह का रोल निभाया था, जब एक पार्टी जिसने आपको लगातार सांसद बनाया, जिसने आपको युवा अध्यक्ष बनाया, अपना युवा जो कांग्रेस है उसका अध्यक्ष बनाया, इतनी तमाम चीज़ें दी, लेकिन आप छोड़कर चली गई। तब आप क्या हैं, एक गद्दार दूसरी पार्टी में जाकर किस तरह से गद्दार होता है या नहीं होता। इसलिए कल आपकी समझाई गई बातें राजनीति में बहुत शुचिता का बहुत मतलब भी नहीं रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ यही ऐसा कर रही है, दूसरी तरफ भी जिन लोगों को लिया जा रहा है वो पारस पत्थर लिए बैठे हैं। बीजेपी जिस तरह का पारस पत्थर लिए बैठी है उससे छूती है और वो साफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बंगाल के लिए ये जनता को तय करना होता है। मैं अभी भी मानता हूँ कि ये जनता तय करती है, जिस तरह से उनको जो विचार पसंद आए हमको उसका सम्मान करना होता है। लेकिन आप ममता दीदी विचारों का सम्मान नहीं कर रही थी। इस ऑडियो टेप के सहारे आप लाशों पर नहीं, लाशों की राजनीति कर रही थी। रैली कभी भी लाशों के साथ, आप सोच कर देखिए कि ये कितना क्रूर एक प्रयास कहा जा सकता है, जिसके लिए विभत्स मतलब कई तरह के इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो इसलिए किए गए क्योंकि राजनीति में हार जीत होती है। राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए अपने एजेंडे बताए जाते हैं। आप ऊपर से इतनी सारी चीज़ें आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उन्होंने कोरोना भी बताया, लेकिन आप चुनाव एक कराना चाहती हैं। हालांकि चुनाव आयोग की जो नई गाइडलाइन आई है, मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद अब दिख नहीं रही है, क्योंकि शाम के 7 बजे से सुबह के 10 बजे तक, मतलब रात में कोरोना जब घूम रहा है तो उसको कोई आदमी ना मिले रैली में, इसीलिए कोरोना वापस चला जाएगा। दिन में कोरोना नहीं आएगा, वो ऑफिस टाइम में नहीं आता है, यानी 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कोरोना नहीं रहता है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि कोई टफ गाइडलाइन आएंगी, लेकिन बात हम लोग राजनीति पे कर रहे हैं, कोरोना पे फिर मैं करूँगा अलग तरीके से बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें होंगी, कल के चुनाव में बहुत सारी बातें होंगी। खैर मैं पहले ममता बनर्जी के उस टेप की बात कर दूं कि ये टेप कानून के मुताबिक कई चीज़ों में इसके दायरे में आती हैं। ममता बनर्जी कई सारे कानूनी प्रोविजंस के दायरे में आती हैं, क्योंकि ये जिस तरह की साजिश लग रही थी, ये दो संप्रदायों के बीच के लिए एक प्लान हो सकता है, ये एक साजिश सुरक्षा बलों के खिलाफ हो सकती है, ये साजिश एक खास मकसद से की जाने वाली हिंसा को भड़काने वाली एक उसके दायरे में आ सकती है। इसके अलावा भी इस पर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या चुनाव आयोग इस तरह की कोई चीज़, कोई ऐसा लॉ है जिसमें इस तरह फ्रेम किया जा सके? क्या इस तरह से आपकी आईपीसी इस तरह की चीज़ें करती हैं? यहाँ जाकर कानून खामोश हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदे के लिए ज़रूर बयानबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक नुकसान ना हो जाए इसके लिए आप बहुत टफ कार्रवाई शायद उनके खिलाफ ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑडियो टेप बहुत सारे सवाल दर्शकों के सामने भी रखता है, हमारे सामने भी रखता है, और देश के सामने तो रखता ही है कि उसके जो संवैधानिक जो जिस तरह के अपराध सोचे गए थे उससे अलग किस किस्म के हो गए। क्योंकि आज आप इन लाशों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करना चाहती हैं, कल को अपनी राजनीति का इस्तेमाल आप किसके लिए करना चाहेंगी, ये बात बहुत बड़े क्लियर तौर पर समझ में आती है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से राजनीतिक तुष्टीकरण का बढ़ावा देने का आरोप लगातार आप पर लगता रहा, और आप उससे बचने के लिए एक के बाद एक ऐसे कदम उठाती जा रही हैं जिससे कि और वो चीज़ साफ होती जा रही है। जो ये हिंसा थी जिसमें उन लोगों ने हथियार लूटने की कोशिश की और उनको जवाब दिया गया, और ये साफ किया गया कि ये जो वोट देने का अधिकार है आप इसको बाधित आप पहले करते रहे हो, अब नहीं कर पाएंगे। बजाय इसके कि आप उस बात पे ये खुद अपनी पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन होता, टीएमसी खुद इंट्रोस्पेक्शन करती, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ये हुआ कि उन्होंने उनको शहीद बना दिया, और उसमें चूंकि राजनीतिक फिर आप उन चारों तक पहले बयान देती रही, आपने इसमें एक भी बार ये पूछने की कोशिश नहीं की। हो सकता है आप ये कहें कि ये आधा ही टेप रिलीज हुआ या टुकड़ा रिलीज हुआ, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा टेप भी रिलीज करना चाहिए जिसमें ये ऑडियो था, कि उसमें आनंद बर्मन का कोई जिक्र हुआ। आपने आनंद बर्मन के बारे में पूछताछ की नहीं की, उस समय तक आपको नहीं लग रहा था कि इससे हमारा कोई रिश्ता है, क्योंकि राजवंशी आपको वोट नहीं दे रहे हैं। ऐसा एक मैसेज
बाहर है, मतलब जो पब्लिक का इंटेलिजेंस है वो ये आपसे कहता है कि राजवंशी समुदाय इस बार मुखालिफ पार्टी और आपके खिलाफ एक बहुत ताकतवर पार्टी बन के उभरी हुई बीजेपी को वोट दे रहा है। तो ऐसे में आपके लिए लगा कि जिस तरह की राजनीति आप करती हैं उसमें वो एक बेकार सा शब्द शुरू होता है। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर बहुत सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए कि क्या कानून के साथ इस तरह का मजाक किया जा सकता है। भद्दा मजाक है और बहुत खतरनाक मजाक है, और ये साजिश इस तरह की है जो लोकतंत्र की गरिमा, जिसको अगर हम लोग कहते हैं, हालांकि ये शब्द अब लिखने के लिए हैं या कुछ ऐसे जर्नलिस्टों के लिए जो भारी भरकम लिखना चाहते हों, लेकिन आप जिस तरह से चोट पहुंचाई है, इस तरह की चोट अभी तक सामने नहीं आई है। लोग करते होंगे, इस तरह की कोशिशें होती होंगी, लेकिन इस तरह की चोट सामने पहली बार मैं देख रहा हूँ मेरे इसमें। जबकि आज मैं जलपाईगुड़ी की तरफ बढ़ा, अब हम लोग ममता बनर्जी पर होने वाली कार्रवाई को देखेंगे। इसके सहारे ये भी देख सकते हैं कि क्या इस पर कोई कार्रवाई बनती भी है या कोई हमारे मौजूदा कानूनों में इस बात का कोई जिक्र आता है कि किस तरह से आप लाशों के सहारे राजनीति करके उस माहौल में जो तनाव पैदा करेंगे और जिससे उसके घर उजड़ेंगे, आखिर उनका जिम्मेदार कौन होगा। इसमें तो क्लैरिटी दिख रही है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि आप अपने टेप के सहारे क्या करना चाहती हैं। लेकिन क्या इसका कोई और भी विकल्प हो सकता था? ये क्या इन पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है? इसके भी आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बात चूंकि कल होने वाली, कल चुनाव है, कल चुनाव वाली 45 सीटें हैं। उनमें से जब 2016 पर चुनाव हुआ था तो मुझे लगता है कि उस वक्त ज़्यादातर सीटों पर टीएमसी का काफ़ी बोलबाला था। टीएमसी ने उसमें काफ़ी सीटें हासिल की थी, लगभग 33 के करीब उसके पास सीटें थी। लेकिन अब ये चुनाव है तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी अगर 2019 के हिसाब से देखें तो 22 सीटों पर आगे थी, यानी 22 और 23 का आंकड़ा है। आप वहाँ पहुँच गए हैं। आपको क्योंकि कांग्रेस को जिन 9 सीटों पर बढ़त मिली थी उसमें यहाँ कोई सीट नहीं है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी सीट है, जो लड़ाई है, इस पूरे फेज़ की लड़ाई ये भी साबित करेगी कि आखिर बंगाल की गद्दी पर कौन सबसे करीब बढ़ता जा रहा है। बंगाल की गद्दी पर अगर हम लोग एक जो पूरी अभी तक के 5-4 फेज़ हमने देखे हैं तो उनमें टीएमसी कोई इस तरह की लीड लेती हुई नहीं दिख रही है जैसे कि वो 211 सीटें लेकर या लिए क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही हो या फिर सत्ता के बहुत करीब एकदम आ गई हो। हालांकि बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं और उनके पहले दूसरे फेज़ पर किसी को अब ज़्यादा शक भी नहीं है। तीसरे फेज़ में ज़रूर वो पीछे हटते दिख रहे हैं और चौथे फेज़ का हाल लगभग बराबर रहा था जिसमें बीजेपी ने कूच विहार और इधर की सीटों को लगभग एक तरह से क्लीन स्वीप करते हुए दिखी है। और ये बात 2 मई को हम लोग जब बातें करेंगे तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि किस तरह से पूरा क्लीन स्वीप करती है। अब 5वें फेज़ में अगर हम देखते हैं तो बीजेपी एक ताकत के तौर पर उभरती है और इसके बाद जब अगला फेज़ चलेगा तो बीजेपी को वो अपनी ताकत को बरकरार रखना होगा और वो तभी रख सकती है जब इस फेज़ में वो बेहतर करे। इस फेज़ की बहुत सारी सीटों का समीकरण में पहले एक सरसरी तौर पर बता चुका था, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि नहीं, कुछ सीटों का, इसी में एक नक्सलबाड़ी सीट है जो 1967 के नक्सल आंदोलन की जहाँ से शुरुआत हुई थी। चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने जिस तरह की आग इस देश में लगाई थी, जिसकी तपिश हमारे जवान, हमारे लोग और हम आज भी महसूस करते हैं। इस देश को तोड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा अगर बलि किसी आंदोलन ने, किसी इस तरह के हिंसक विचारधारा ने ली तो वो नक्सल विचारधारा है। वो यही नक्सलबाड़ी माटीगारा की जो विधानसभा सीट है उसके अंदर आती है, वो भी कांग्रेस के पास है। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब अभी नहीं, निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने यहाँ फिदेल कास्त्रो के झंडों के साथ, फिदेल से चे गुवेरा के झंडों के साथ कांग्रेस के लिए वोट मांगे। यानी उनके पास चे गुवेरा उनकी मदद करने आए थे। क्यूबा के, मतलब अलावा इसके लैटिन अमेरिका के इस महान, जो लोग कहते हैं वामपंथ के लिए वो महान है। उन्होंने बहुत सारे जंग लड़ी हैं और जिन जंगों में हज़ारों लाखों लोगों की जान गई हैं, उन राज्यों का क्या रहा उस पर भी हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरी लैटिन अमेरिका की जो हिस्ट्री है उस पर बहुत दिलचस्पी रहती है तो मैं कभी वो भी शेयर करूँगा। चूँकि हम लोग अभी बंगाल पर ही बात करते हैं इसलिए मैं बाकी सब चीज़ों पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। और जब मैं इस पर बातचीत करूँगा तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद आएंगी, जो कि वो एक तमाम, मुझे लगता है उन पर बहुत कम बातें की जाती हैं। तो वापस हम लोग आते हैं कि नक्सलबाड़ी सीट है यहाँ, और ये जो उस पर अगर हम लोग बात करें, माटीगारा नक्सलबाड़ी सीट है। बीजेपी को यहाँ उस समय 1,44,175 वोट मिला। ये हम लोग बात कर रहे हैं 2019 के उसमें। और
टीएमसी, जिसको टीएमसी हम लोग बोलते हैं, एआईटीसी, उनको यहाँ से मिला 45,277 वोट। और यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जिसको तीसरे नंबर पर, जहाँ इनका यहाँ से विधायक भी है और ताकतवर विधायक है, उसको 10,737 वोट मिले। सीपीआई सीपीएम ने यहाँ 14,540 वोट लिए। और वोट पोल का अलग बात है, बीजेपी को इस पूरे में ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उस लालगढ़ पर, जहाँ से पूरी दुनिया में अगर लाल सलाम को हिंदुस्तान के जिस हिंसा और खून को पहचाना जाता है, वो नक्सलबाड़ी अब भगवा रंग में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग उनका इस डाटा पर जाते हैं तो ये डाटा जो मैंने आपको बताया यही कहता है कि बीजेपी को यहाँ टोटल अगर 1,44,000, तो उसके सामने अगर तीनों मतों को भी मिला दिया जाए तो वो टिकते नहीं हैं। क्योंकि अगर परसेंटेज में आप इसको देखेंगे तो 64.37 इस पर मिला हुआ है। और इसको देखें तो 20% पर थी ये आपकी ये पार्टी जिसको हम टीएमसी कहते हैं, तो उस पार्टी में ये था। इसके अलावा मुझे लगता है कि हम लोग जलपाईगुड़ी की सीटों पर देखते हैं, यानी हम लोग अगर इन सीटों का हिसाब अभी से लगाने की कोशिश करते हैं तो मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूं आप लोगों की। बाकी हम लोग कल 2 मई को देखेंगे और कल के वोटिंग के बाद भी बात करेंगे कि धूपगढ़ी गुरी जो सीट है वहाँ बीजेपी को 1,05,729 वोट मिले थे और उसके सामने जो टीएमसी है उसको 87,963 वोट मिला। और अगर हम दोनों की बात कर लें तो उनको 15,000 सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस को मिलाकर यहाँ भी बीजेपी को अकेले दम पर 49.15% वोट मिला। यानी आप यहाँ इसके अभी भी अगर 2019 का ट्रेंड बरकरार रहता है तो ये कहाँ जाएगी आप समझ रहे हैं। इसके अलावा मायानगरी है, मैनागुड़ी है। मैनागुड़ी में हाथियों का भी बड़ा काफ़ी हो रहता है। एक बूथ वहाँ इस तरह का है जहाँ फॉरेस्टर गार्ड भी रखे गए हैं, क्योंकि रात को हाथी आकर ना कुछ उत्पात मचाए। मैं उसको दिखाता आपको अगर उस समय मेरे पास लाइव की सुविधा होती, लेकिन जल्द ही आपको इस तरह के विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और जिनको कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को देखना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी को अगर हम लोग देखते हैं तो 50% वोट मिला। अकेले बीजेपी के पास 50% वोट था और आईएनसी और टीएमसी बिल्कुल साफ, और टीएमसी उसमें 43% वोट के साथ थी। यानी यहाँ भी जलपाईगुड़ी का और भी इसी तरह का आलम रहा, जहाँ बीजेपी को 52% वोट मिले, 52.25, और टीएमसी 34% वोटों पर थी। यहाँ आईएनसी का अगर हम लोग देखते हैं प्लस सीपीआई का जो कैंडिडेट था उसको भी आपको काफ़ी अच्छी वोट मिली, लेकिन ये सीट बीजेपी को बहुत ताकत दे रही थी। रायगंज सीट है जिस पर टीएमसी को बढ़त मिली थी। जलपाईगुड़ी की ये सीट है जिसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर थी। बीजेपी को 44.19 वोट मिले और टीएमसी को 46.30। अब अगर हम इस गणित पर जाते हैं तो इस गणित में 6.38 सीटें वोट परसेंटेज ऐसा है जो उन दोनों पार्टियों में से अगर ये शिफ्ट होता है, जो कि इस समय ट्रेंड दिख रहा है कि इस वोट को शिफ्ट होना है, ये किसकी तरफ होता है, ये देखने के बाद ही हम लोग ये बता पाएंगे कि आखिर इस सीट पर कौन आगे बढ़ता है। इसके बाद आप रायगंज के बाद आप जाते हैं फुलवारी में, डाबग्राम फुलवारी। यहाँ बीजेपी को 1,50,556 वोट मिले हैं, 566, और टीएमसी 64,000 मतों पर थी, और कांग्रेस को यहाँ बड़े ही कम मतलब 4300 वोट मिले हैं, और बीजेपी को 63.42। यानी इस सीट पर आपको कहीं कोई मुकाबला नहीं दिख रहा। मल सीट है जिस पर बीजेपी 1,00,000 वोट लेती है तो टीएमसी को 76,000 मिलते हैं। इसी तरह से हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो कलिम्पोंग में बीजेपी को जितना वोट मिला है, अगर उसमें कुछ चेंज हो, बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, तो बीजेपी के लिए वो सीट इस तरह की है कि 67% मतों के साथ है, और टीएमसी उसमें कहीं नहीं है, उसको 34,000 वोट मिले। दार्जिलिंग में भी ये आलम रहा, सेम कुर्सियांग में भी यही आलम रहा। एक जगह 1,94,19,000 है, एक जगह 1,22,000 हैं, और जो टीएमसी है उसके वोट अगर मैं बात करूं 34,000, 33,000 और 34,000 हैं। फिर एक 35 है, जबकि माटीगारा नक्सलबाड़ी जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, सिलीगुड़ी में 1,05,000 वोट बीजेपी को है, 39,000 उसको मिले, और फांसी देवा में भी यही हाल है। तो यानी ये वो हिस्से हैं जहां बीजेपी के सामने कहीं टिकती नहीं दिख रही। उसी तरह अलीपुरद्वार में, नगरा काटा में, जहां
गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई, जिसमें उसने साफ कहा कि आप टीएमसी बीजेपी बहु घुसपैठिए हैं, आपके कांग्रेस का नेतृत्व विदेशी है, बीजेपी सीपीएम का आइडियोलॉजी विदेशी है और टीएमसी के तो वोटर्स ही विदेशी हैं। ये इसी नगरा काटा में कहा और वहाँ बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत 2019 में हासिल हो चुकी थी, जो बहुत आगे है। ये जो है अलीपुरद्वार की सीट है। रानाघाट में अगर हम लोग देखते हैं 1,25,000 वोट उनको मिले शांतिपुर सीट पर। फिर वही सीट पर आपने रानाघाट में भी आगे की तरफ बहुत आगे का अंतर है, कृष्णगंज में अंतर है, रानाघाट उत्तर पर अंतर है, रानाघाट दक्षिण पर अंतर है, यानी 1,24,000 है। और यहाँ तक कि छकाड़ा जो इनके यहाँ एक और सीट है उस पर भी बेहतर अंतर है। ये इसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, कल्याणी और हरियाणा, यहाँ दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। तो अभी तक अगर हम लोग 2019 के हिसाब से देखते हैं तो ये तीनों चीज़ें मतलब दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, रानाघाट और जलपाईगुड़ी, यहाँ बीजेपी सफाया करती हुई दिख रही है, बिल्कुल पूरी तरह से सफाया कर रही है अगर 2019 की तरफ देखें। अब इसमें चेंज क्या होता है आप अगर ये समझना चाहते हैं, हालांकि इसके बाद दमदम जहां टीएमसी ने बहुत बढ़त हासिल की, लेकिन 2-3 सीटों पर ऐसा है कि बीजेपी और उसके बीच में महज 400 और 500 सीटों का अंतर। राजारहाट गोपालपुर में बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी और इसके अलावा राजारहाट न्यू टाउन में बीजेपी पीछे रही थी। 12-7 का है। विधाननगर में बीजेपी काफ़ी मतों के साथ आगे थी। विधाननगर सीट पर जहां चुनाव भी है, मध्यम ग्राम में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छी, लेकिन 1 लाख वोटों के साथ टीएमसी आगे थी। इसी तरह से 12-7 सीट पर 90,000 के करीब बीजेपी पर है और 93,000 टीएमसी पर है। अगर हम ये देखते हैं तो ये जो चीज़ इस पूरी से समझ में आ रही है कि बीजेपी ने जिन हिस्सों में बढ़त हासिल की थी उसका अंतर बहुत ज़्यादा विशाल अंतर था, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर जहाँ जैसे मैं अगर बर्धमान की बात करूँ तो रैना में ज़रूर अंतर आपको टीएमसी और बीजेपी में बहुत विशाल दिखता है, लेकिन जमालपुर सीट पर महज 3,000 का अंतर दिखता है। खालना सीट पर महज 3,000 का अंतर दिखता है। मैनारी सीट पर महज 4,000 का अंतर दिखता है। यानी और फिर वर्धमान में दक्षिण में अगर हम लोग चले जाते हैं तो बीजेपी सिर्फ 2,000 से एक सीट पर हार रही है और फिर एक बाकी 2 सीटों पर उसके अंदर 30-35,000 का। ये मैंने आंकड़ा इसलिए आपको दिया कि कल के बारे में आप समझ सकते हैं 5वां फेज़ क्यों इस पूरे चुनाव के अभी तक के फेज़ में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये 45 सीटें ये बता सकती हैं कि अगर यहाँ से बीजेपी जो अभी तक अपने आप को सबसे आगे रहने का दावा कर रही है, अगर इस फेज़ में आगे बढ़ जाती है तो फिर मुझे लगता है कि जब अपने गढ़ में खासतौर से उन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जिन पर टीएमसी इस बार चमत्कारिक तौर पर आगे आने का दावा कर रही है और पहले दूसरे फेज़ पे बीजेपी की बढ़त को ख़त्म करने की बात कर रही है, वहाँ मुझे लगता है कि बीजेपी को काफ़ी जो जिस तरह की बढ़त मिली थी और जिस तरह टीएमसी यहाँ काटना चाहती थी, अगर बीजेपी ने यहाँ कर दिया तो वो अपनी और थोड़े कदम और मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा सकती है और जिन मुस्लिम बाहुल्य सीट में टीएमसी इस बार कांग्रेस और सीपीएम को पछाड़कर अपने को जीत दिलाती हुई दिख रही है इस समय मेरे आकलन के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह का वोट वहाँ से शिफ्ट होगा, क्योंकि राहुल गांधी की सभा भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका और उसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ के स्थानीय नेता भी एक तरह से आउटशाइन नज़र आ रहे हैं ममता बनर्जी के तेज या बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव के सामने। वो लोग अपना पुराना भी प्रभाव कायम नहीं रख सकते हैं, ये साफ दिख रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये 5वां फेज़ ये तय कर देगा कि आखिर किसकी जो दूरी है सत्ता से कम हो रही है और कौन सत्ता से दूर होता जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। आज चूँकि ज़्यादातर बात इसी तरह हुई और मैं बहुत ज़्यादा हो भी गया था। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप को अगर ये बेहतर लगता है, आप अपने आइडिया भी दे सकते हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि इस पर बात की जाए, उस पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा मैं अपना जब भी मुझे समय मिलेगा। और आज मैं सोच रहा था कि न बात करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे पहले बताना होगा जिस दिन मैं बातचीत नहीं करूँगा, और अब मैं लाइव कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध फिर करूँगा, विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको पसंद आता है और तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।